NEET 2020 qualifying criteria for admission in MBBS and BDS. Will it be same in 2020 as it was in 2018 and 19, or there is any change in 2020 for the NEET minimum eligibility qualifying criteria for different category? टोटल नीट के एग्ज़ामिनेशन को ही क्वालिफाई करना है या फिर सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्वालिफाई करना है नीट का एग्ज़ाम में 2020 में MBBS और BDS एडमिशन के लिए? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट 2020 के एग्ज़ामिनेशन के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग द नीट एग्ज़ामिनेशन और MBBS और BDS में एडमिशन के लिए मिनिमम क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए मेडिकल विंग के साथ। सो फ्रेंड, हियर इज़ द डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर नीट 2020। और नीट 2020 का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी डिटेल है, और ये डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यानी मार्क्स आपके नीट 2020 में होना चाहिए। जनरल EWS के लिए ये होना चाहिए 50th परसेंटाइल, ओके, और SC ST OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये होना चाहिए 40th परसेंटाइल। PWD के कैटेगरी के केस में PWD जनरल EWS PWD के लिए ये 50th परसेंटाइल की जगह होगा 45th परसेंटाइल, और OBC SC ST PW के लिए सेम ही रहेगा 40th परसेंटाइल, राइट। अच्छा, ये 40th और परसेंटाइल और जो 50th परसेंटाइल है ये फ्रेंड्स परसेंटेज नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नीट मान लीजिए 720 मार्क्स का होता है, राइट, और इसमें से 50 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि आपको 360 नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। 40th परसेंटाइल जो है वो अलग है, 50th परसेंटाइल जो होता है अलग होता है, परसेंटेज अलग होता है। परसेंटाइल जो कैलकुलेशन होता है, जो नीट में सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस कैंडिडेट के होंगे, राइट, उस कैंडिडेट को लेकर, उसके मार्क्स को लेकर बाकी के जितने भी कैंडिडेट परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है, और इसका एक बाकायदा फार्मूला होता है, उस फार्मूला को अप्लाई किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो परसेंटाइल है वो स्कोर अलग होता है, परसेंटेज का स्कोर अलग होता है। खैर 2020 का जो रिज़ल्ट आएगा तो फ्रेंड्स वहाँ पे कट ऑफ रहेगा ही। तो ये जो परसेंटाइल है ये कट ऑफ होता है कि ये मिनिमम परसेंटाइल है, ये आपको लाना ही पड़ेगा। जो टॉप करते हैं उनका 99.999 समथिंग परसेंटाइल होता है, और उसके बाद जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके परसेंटेज यानी परसेंटाइल वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये परसेंटाइल आपको स्कोर करना है, पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा फ्रेंड्स, एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में MBBS या BDS में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट को क्वालिफाई तो करना ही है। इसके अलावा आपको जो इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, और मिनिमम जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है इंटरमीडिएट का वो मिनिमम 50% होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, राइट। और ये SC ST के लिए ये जो परसेंटेज है ये डाउन होके हो जाता है 40% का, राइट, यानी 50% की जगह उनको सिर्फ 40% चाहिए नीट को क्वालिफाई करने के बाद MBBS में एडमिशन के लिए। अच्छा, BUMS में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो फिर आपका 10th स्टैंडर्ड में उर्दू या फिर अरबिक या पर्शियन लैंग्वेज होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। और अगर आप वहीं पे BSMS की बात करते हैं, यानी BSMS में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कैंडिडेट को तमिल एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड या फिर हायर सेकेंडरी कोर्स में तमिल एक सब्जेक्ट होना चाहिए अगर वो BSMS में एडमिशन लेना चाहता है तो, राइट। सो BSMS इज़ फॉर तमिल स्टूडेंट्स ओनली। BUMS के लिए आपको उर्दू या फिर अरबिक या पर्शियन लैंग्वेज होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में हमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है, या फिर मेरे बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं और केमिस्ट्री में कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ? क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा, एडमिशन मेरा MBBS में हो जाएगा या नहीं होगा? हालांकि मेरे टोटल नंबर 450 से ऊपर हो जाएंगे या 400 मिल जाते हैं, उस केस में क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में एक साथ आपको क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग क्वालिफाई करने का कोई भी क्राइटेरिया नीट के रेगुलेशन में नहीं है।
नीट के अथॉरिटी की ओर से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको फिजिक्स में भी मिनिमम क्वालिफाई करना है या केमिस्ट्री में भी मिनिमम क्वालिफाई करना है या बायोलॉजी में, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट मिला के यानी आउट ऑफ 720 में अगर आप 50th परसेंटाइल आपका है जनरल का और बाकी कैटेगरीज़ का 40th परसेंटाइल के ऊपर है, देन यू आर एलिजिबल। यानी अगर फिजिक्स में आपके बहुत कम नंबर होते हैं, 10-12 नंबर भी होते हैं, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो येस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है नीट में कि आपको सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई करना है, राइट। ये बात ध्यान में रखती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जाना ये हो जाता है कि अगर ओवरऑल सब्जेक्ट को लेके हमें क्वालिफाई करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा इन फ्यूचर? डिफरेंस फ्रेंड्स ये आएगा कि जो मेरिट बनती है उसमें टाई ब्रेकिंग होता है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 450 नंबर आ रहे हैं या फिर आपके 500 नंबर आ रहे हैं तो सिर्फ आप ही के 500 नंबर हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिनके 500 नंबर आते ही आते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो मेरिट बनती है वो कैसे बनती है, वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। यानी आपका जो बायोलॉजी में सबसे पहले ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा नंबर बायोलॉजी में किसके हैं। अगर वो टाई करता है तो फिर ये देखा जाता है कि केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, राइट। अगर उसके बाद वो भी टाई कर जाता है तो फिर ये देखा जाता है कि फिजिक्स में किसके नंबर ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस भी अगर नहीं मिलता, लास्ट में देखा जाता है कि एज किसकी ज़्यादा है, ओके। यानी आपसे कोई 2 महीने या 2 दिन का भी बड़ा होगा और आपके सारे नंबर्स, सारे मार्क्स, सारे सब्जेक्ट के एक तरह से मैच कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपसे कोई ज़्यादा एज का बंदा है, कोई ऐसा कैंडिडेट है, तो फिर वो उसकी मेरिट आपसे ऊपर होगी और आपकी मेरिट डाउन होगी, राइट। तो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है आप उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, जो थोड़ा सा वीक है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर टाई ब्रेकिंग की सिचुएशन होती है तो आपका जो मेरिट है वो अप जाएगा, ओके फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए एलिजिबिलिटी और स्टेट कोटा के लिए जो काउंसलिंग होगी उसकी एलिजिबिलिटी कैसे होगी। तो फ्रेंड्स, नीट एनटीए सिर्फ एक मेरिट लिस्ट बनाएगा नीट के रिज़ल्ट आने के बाद, और इस मेरिट लिस्ट को ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस DGHS के साथ ये नीट अथॉरिटी इस मेरिट लिस्ट को शेयर करेगा और उसके बाद ऑल इंडिया 15% की काउंसलिंग होगी। और जिन स्टूडेंट ने, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरते समय ऑल इंडिया 15% कोटा को चॉइस के तौर पे उन्होंने चॉइस दिया था कि येस मैं ऑल इंडिया 15% कोटा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, सिर्फ उन्हीं की मेरिट लिस्ट बनेगी, सिर्फ वही कर पाएंगे ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए अप्लाई, और सिर्फ वही एलिजिबल भी होंगे अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तो। और ये जो मेरिट लिस्ट है फ्रेंड्स, ये सीट के अकॉर्डिंगली बनती है। सीट में क्या है, जैसे टोटल जितनी भी सीट हैं ऑल ओवर इंडिया में, कितने कॉलेज में, किस कॉलेज में कितनी सीट है, टोटल कितने कॉलेज है, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमने अपडेट कर रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। खैर, ये जो टोटल सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली 4 टाइम्स ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग की जाएगी, ओके। काउंसलिंग में एप्लीकेशन होता है, अप्लाई करना पड़ता है आपको। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आप अगर नीट का एग्ज़ाम टॉप 100 में भी आ जाएं, लेकिन अगर आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं करते देन आपको कोई भी सीट ऑफ़र नहीं की जाएगी एज़ पर द रूल। स्टेट कोटा के लिए सेम चीज़ हो जाती है फ्रेंड्स, जो अथॉरिटी है एनटीए ये स्टेट के साथ अपने लिस्ट को शेयर करेगी और उसके बाद स्टेट काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करेगा। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फिल करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे आपके नंबर कितने भी हाईएस्ट क्यों ना आए। इसलिए आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा रिज़ल्ट आने के बाद, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी स्टेट वाइज, राइट। यानी स्टेट का जो कोटा होगा उसमें भी और ऑल इंडिया जो कोटा होगा उसमें भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। खैर, बात ये आती है कि हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मार्क्स के हिसाब से मुझे अप्लाई किस कॉलेज में करना चाहिए, कौन से कॉलेज मुझे लॉक करने हैं, कौन सा कॉलेज मुझे लॉक नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मेडिका विंग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा नीट रिज़ल्ट आने के बाद। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपकी काउंसलिंग के लिए, हेल्प के लिए कौन से कॉलेज आपको मिल सकता है, किस मार्क पे, किस कैटेगरी वाइज, किस स्टेट में कौन सा कॉलेज आपको ऑफ़र हो सकता है, अलॉट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी। इसके लिए आपकी हेल्प के लिए एक हेल्पलाइन
नंबर मेडिका विंग की ओर से जारी होगा नीट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद, रिज़ल्ट जब आउट होगा उसके बाद। तो आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि जो फ्यूचर में आप काउंसलिंग की हेल्प ले सकें हमारे एक्सपर्ट से, और उसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। और ये डिटेल्स थी नीट के टाई ब्रेकिंग और नीट का जो एलिजिबिलिटी मींस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए इन सब के बारे में, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट होंगे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। राइट फ्रेंड्स। सो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2020 और 2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।